नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह। बजट को लेकर गुड रिटर्न्स की स्पेशल सीरीज फ्यूचर फोकस बजट 2025 में आपका स्वागत है। आज हमारा फोकस जो है वो है कमोडिटी मार्केट पर। कमोडिटी मार्केट में क्या इस बजट को लेकर उम्मीदें हैं, किस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं, इस पर हमसे बातचीत करने के लिए HDFC सिक्योरिटीज़ के कमोडिटीज़ और करेंसीज प्रोडक्ट हेड अनुज गुप्ता जो जुड़ रहे हैं। अनुज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। नमस्कार दिग्विजय जी। तो सर, 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। कमोडिटी मार्केट का क्या अनुमान है, किस तरह की उम्मीदें हैं सर? हमारे दर्शकों को आप बताइए सर। देखिए, बजट जब भी आता है तो कमोडिटी मार्केट के लिए काफी एनहांस रहता है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट अगर आप देखेंगे एंटायरली तो एग्री पे काफी फोकस रहता है, मेटल्स पे काफी फोकस रहता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो भारतीय इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट करीबन 70% एग्री बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं कमोडिटी पे काफी फोकस रहता है, कैपेक्स बढ़ता है। मगर अगर हम बात करें पर्टिकुलर फ्यूचर्स मार्केट की, या अगर हम बात करें ट्रेडिंग साइड में, तो डेफिनेटली एक कमोडिटी ट्रांजैक्शन टेस्ट है जो कि काफी हद तक लगा हुआ है, और करीबन आप देखें तो करीबन 13-14 साल हो गए लगे हुए। तो उसको हटाने की मांग हमेशा से रहती है, तो वो हमेशा प्रायोरिटी पे रहती है, क्योंकि कमोडिटी के अंदर जो वॉल्यूम है, जो फ्यूचर ट्रेडिंग को जो वॉल्यूम है, वो सीटीटी की वजह से कुछ हद तक कम होते हुए दिखे हैं। हालांकि हमने ऑप्शंस पे अच्छे खासे वॉल्यूम देखे हैं, मगर फ्यूचर्स मार्केट में सीटीटी की वजह से हमने काफी कम वॉल्यूम होते हुए देखे हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि जो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टेस्ट है उसको हटाया जाए, ये हमेशा से ही मांग प्रायोरिटी पे रहती है। दूसरी तरफ हमारा जनरली ये रहता है कि जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर या एक्सपोर्टर इंपोर्टर कमोडिटी को यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हेज करते हैं, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक ज्वेलरी मार्केट भारत में बहुत बड़ी मार्केट है। काफी हद तक अगर आप देखेंगे तो मसालों की जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो काफी बड़ी है। इंपोर्ट मार्केट काफी बड़ी है। अगर हम एग्रीकल्चर साइड में पल्सेस में जाएं, एडिबल ऑयल में जाएं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज होना चाहिए, जो फ्यूचर्स मार्केट को अपने प्रोडक्ट के लिए हेज के तौर पे यूज करते हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स या इंपोर्टर एक्सपोर्टर या यूजर, अगर उनको जो भी कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनका कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए, जिससे कि वो कमोडिटी मार्केट को एज अ रिस्क टूल के तौर पे यूज कर सके, हेजिंग के तौर पे यूज कर सके। साथ में हमने ये भी देखा है कि फ्यूचर्स मार्केट में जो वॉल्यूम्स है वो काफी कम रहे हैं। हमने ऑप्शंस के अंदर जो नए प्रोडक्ट आने के बाद काफी अच्छा वॉल्यूम देखा है, तो नए नए प्रोडक्ट और आने चाहिए। कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटी हमारी ऑलरेडी बैन हो गई हैं, उसको चालू होना चाहिए। और अगर आप इंटरनेशनल फ्रंट पे बात करेंगे तो अभी बहुत सारी ऐसी कमोडिटी हैं जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे तो अवेलेबल है, मगर इंडियन एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं है। तो उन कमोडिटी को भी एक्सचेंजेस पर लॉन्च होना चाहिए, जिससे कि एक बहुत बड़ा एरिया मिले ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए, और सभी पार्टिसिपेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिले अपने अपने प्रोडक्ट को हेज करने के लिए। तो इंसेंटिव वाली बात है, और उसके बाद कमोडिटी आइटम के जोड़ने की बात है। एक बात और है सर, क्या इंटरिम बजट में जो लास्ट टाइम हमने देखा, जो ड्यूटीज को लेकर जो अनाउंसमेंट हुआ, इस बार भी कोई उम्मीद की जा सकती है बजट में वित्त मंत्री से? इंपोर्ट ड्यूटी जो हमने इंटरिम बजट में कट होती हुई देखी थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो गोल्ड या सिल्वर या जो धातुएं हैं, जो कीमती धातुएं, वो जो गलत तरीके से भारत में आ रही थी, उसको रोकना था। तो उसके लिए हमने देखा था कि सरकार ने ऑलरेडी करीबन 9% के आसपास ओवरऑल ड्यूटी में कट किया था। हमें लगता है कि इस बार बजट में कोई खास ऐसा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा इंपोर्ट ड्यूटी के फ्रंट पर, खासकर से गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल की वजह से। हमें लगता है कि इस बार हो सकता है कि सरकार जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेके हो सकता है कि कुछ अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दे, क्योंकि पिछले पूरे साल आप देखेंगे तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं आया। तो हो सकता है कि सरकार एसजीबी के फ्रंट पे कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट करे, मगर हाँ, हमें लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी के फ्रंट पे कोई खास अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो ये कमोडिटी मार्केट का है सर। तो एक जो अभी करेंसी मार्केट में जो भूचाल सा आया हुआ है सर, आप देखेंगे डॉलर के मुकाबले जो रुपया है, भारतीय रुपया है, वो लगातार रिकॉर्ड लो पर मतलब निचले डाउन साइड में कंटिन्यू है। वो आप कैसे देख रहे हैं सर, ये कब स्थिरता आएगी सर? क्या फैक्टर है सर इसमें? 4 नवंबर की डेट काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उस टाइम पे यूएस में इलेक्शन ट्रम्प साहब जीते थे, और उसके बाद से ही हमने देखा था कि जो डॉलर इंडेक्स था वो बढ़ना शुरू हुआ था, बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखाई दी थी। तो ये तो देखिए तय था कि ट्रम्प जब भी आएंगे वो अपने डॉलर को स्ट्रेंथ करेंगे, और डॉलर के स्ट्रेंथ की वजह से जितनी भी एशियन करेंसी हैं,
खाली इंडिया की करेंसी नहीं, अगर आप बाकी करेंसी भी देखेंगे तो सभी वीक होती हुई दिखाई दी हैं। यूरो में वीकनेस देखने को मिली है, जीबीपी में वीकनेस देखने को मिली है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हुआ है। तो ये तो ग्लोबली फैक्टर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सभी करेंसी जो डॉलर के अगेंस्ट में है उसमें वीकनेस देखने को मिली है। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के फंडामेंटल उतने वीक नहीं है जो कि रुपी में वीकनेस देखने को मिले। ये सिर्फ डॉलर की वजह से देखने को मिली, क्योंकि डॉलर डिमांड इंक्रीज हुई है ट्रम्प के आने के बाद, और ऐसा लग रहा है कि अभी ट्रम्प जब 20 तारीख को अपनी गद्दी संभालेंगे तो अगेन थोड़ा सा वीकनेस आपको रुपी में देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉलर में स्ट्रेंथ और देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रम्प साहब क्लियरली हैं कि उनको डॉलर को स्ट्रेंथ पहुंचानी है। और हमने देखा भी है पीछे ब्रिक्स इकोनॉमीज ने बोला था कि वो अपनी एक करेंसी लॉन्च करेंगे, तभी से उनके ऊपर टैरिफ लगाने चालू हो गए थे। तो मुझे लगता है कि डॉलर को स्ट्रेंथ पहुंचाने के लिए हर वो प्रयास करेंगे ट्रम्प साहब जिससे डॉलर स्ट्रेंथ हो। हमें लगता है कि ये एक इंटरनेशनल कारण है जिसकी वजह से रुपये में वीकनेस देखने को मिली। अगर आप डोमेस्टिक कारण की बात पूछेंगे तो डोमेस्टिक कारण ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी वजह से रुपये में वीकनेस देखने को मिले। तो इंटरनेशनल कारणों की वजह से हम रुपये में वीकनेस देख रहे हैं। तो ये कब तक गिरेगा, मेरा ये जो सवाल है, यो स्टेबिलिटी कब आएगी हमारे करेंसीज में, ताकि हम जो एक गिरावट देख रहे हैं वो थमे या वहाँ से रिकवर करें? ये कब तक संभावना? क्या डोनाल्ड ट्रंप जब जब प्रेसिडेंट जब शपथ लेंगे उसके बाद कोई संभावना है? जब क्योंकि आप जब कह रहे हैं डॉलर मजबूत होगा, वो पूरे गवर्नमेंट पूरी चाहेगी वहाँ की कि मजबूत करें हम, और तो उसका इम्पैक्ट तो हमारे लिए नेगेटिव होगा। तो ये यानी हम कितना गिरावट देखेंगे, कब स्थिरता आएगी इसमें? देखिए, हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि 87-50 के आसपास तक रुपी आ सकता है, और वो हमें लगता है कि वो मैक्सिमम लेवल होगा जहां से आपको अगेन प्रॉफिट बुकिंग या रुपये में स्ट्रेंथ लौटती हुई देखेगी। क्योंकि देखिए, इवेंट से पहले तक जनरली हम मूवमेंट देखते हैं, जब इवेंट हो जाता है तो वो प्राइस डिस्काउंट हो जाता है। तो हमें लगता है कि 20 तारीख तक ही रुपये डॉलर में जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। उसके बाद फिर हम अगेन डॉलर में भी गिरावट आती हुई देखेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्योंकि ट्रम्प का क्लियरली है कि कोई भी जो इकोनॉमी है उसको ग्रो नहीं चाहते, वो उस पर टैरिफ लगा देते हैं। तो टैरिफ जैसे ही लगाना चालू करेंगे तो जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होगी, जिससे हम डॉलर में वीकनेस देखेंगे। तो वहां पर जो अगेन जो एक इंटरेस्ट है वो इंडिया की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, जो कि हमने देखा भी है। तो हमें लगता है कि इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट है, अगर आप देखेंगे स्टेबल इंडिया की इकोनॉमी है, हम जो हमारा इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में है, और जो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कंट्रोल में। तो हमें लगता है ओवरऑल सारे फैक्टर पॉजिटिव है। तो 20 तारीख के बाद हमें लगता है कि रुपये में स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, लेकिन एक कमेंट जो मुझे याद आ रहा है सर, वो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बोला कि जो रुपये का वीकनेस है वो हमारे लिए अच्छी है। लेकिन सर कई चीज़ें हम जो बाहर से मंगाते हैं, खरीदते हैं, चाहे वो ऑयल प्रोडक्ट हो, चाहे वो अन्य सेमीकंडक्टर्स जो हम लोग जो भी परचेज करते हैं, वो बिल्स जो जनरेट होगा उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जो ज़रूरी आइटम्स हैं, जो रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल वाले, रुपए की जो एक कमजोरी है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आमजन पे सर? अगर आप हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट की बास्केट को देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे इंपोर्ट बिल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट ऑयल करता है, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर खाने का तेल हो। अगर आप पेट्रोल डीजल की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 2024 में पेट्रोल डीजल और कच्चे तेल के भाव काफी नीचे आते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि अभी थोड़े बढ़ने स्टार्ट हुए, मगर मैं देखा था कि $70 तक के लेवल नीचे आए थे। और हमारा मानना है कि 2025 में भी जो क्रूड के प्राइसेस है वो कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब का ये मानना है कि क्रूड जो है सबसे बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन के लिए। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो हो सकता है कि क्रूड की जो सप्लाईज है वो बढ़ाते हुए दिखाई दे। तो हमें लग रहा है कि 2025 में भी कोई ज्यादा बड़ा प्राइस मूवमेंट क्रूड में नहीं होगा। फिलहाल हमें लगता है कि एक स्मॉल मोमेंटम आपको क्रूड में देखने को मिलेगा। जहां तक सवाल है एडिबल ऑयल्स का, हमें लगता है कि एडिबल ऑयल्स के फ्रंट पर हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमने देखा गवर्नमेंट ने ऑयल मिशन भी लॉन्च किया था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भारत के अंदर सप्लाईज है ऑयल की वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और हमारी निर्भरता जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कम होती हुई दिखाई देगी। तो उस फ्रंट पे भी हमको एक जो है फायदा जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता नहीं है कि रुपये की मंदे होने की वजह से ज्यादा हमें कोई नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा, और उससे वो ज्यादा बड़ा फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। मगर ये है कि फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि रुपये में वीकनेस है, तो जो भी हम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं वो थोड़ी सी अभी कॉस्टली होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि ऑयल है या फिर आपका ट्रेवल है
या फिर जो कुछ मेडिसिन ऐसी है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, या फिर कुछ मशीनरीज हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उस पे जो कुछ लग्जरी आइटम है जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आपको रुपी वीकनेस की वजह से ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है सर, तो अभी आपने जो जो जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप को बतौर प्रेसिडेंट बनेंगे, वहाँ अमेरिका के शपथ लेंगे, उसके बाद जो उनका पूरा फोकस होगा कि फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट, और उसके बाद टैरिफ को लेकर जो उनका अग्रेसिव मोड है वो एक्टिव होने की पूरी संभावना है। तो क्या हम ये समझ लें कि जो ट्रेड वॉर जो उनके ही कार्यकाल में था, जो लास्ट वो छोड़ के गए थे, वो फिर से एक्टिव होने वाला है चाइना के साथ, जो अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर है? बिल्कुल। देखिए, अभी उन्होंने शपथ ली भी नहीं है और आप 4 नवंबर से लेकर अभी तक देखेंगे तो काफी टैरिफ के ऊपर बात कर चुके हैं। उनका क्लियर वर्डिक्ट है कि अगर जो भी यूएस के अगेंस्ट में होगा उस पर टैरिफ लगाया जाए, या फिर यूएस के पॉलिसीज के अगेंस्ट में होगा उस पर टैरिफ लगे। हमने देखा ब्रिक्स के ऊपर टैरिफ लगते हुए दिखाई दिए, यूरोप के ऊपर क्रूड और नेचुरल गैस की वजह से टैरिफ लगते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि टैरिफ तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और ऐसी अनाउंसमेंट्स आपको जरूर देखने को मिलेंगी ट्रम्प साहब की तरफ से, क्योंकि वो थोड़े से अग्रेसिव है यूएस को लेके। तो जो भी पॉलिसी यूएस के अगेंस्ट में होंगी, या जो भी नेशन की पॉलिसी यूएस के अगेंस्ट में होगी, वहां पे आपको टैरिफ आते हुए दिखाई देंगे। तो हमें लगता है कि टैरिफ वाला जो मामला है आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बाजार में वॉलिटिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो सर, इसका जो ट्रेड वॉर है चाइना और अमेरिका के बीच में, अगर संभावित ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, चांसेस हैं, इंडिया के लिए कैसा रहेगा सर? नुकसान वाला रहेगा, फायदा वाला रहेगा, कैसे? मतलब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए इसको, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है भारत पर, भारतीयों पर? देखिए, रिलेशन है यूएस के साथ काफी अच्छे हैं, तो हमें लगता है कि अगर ये यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉजिटिवली आता हुआ दिखाई दिया। जो भारतीय बाजार है या फिर जो यूएस के बाजार है, वो चाइना से हटकर भारतीय बाजार की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। हमने पहले भी देखा था जब यूएस चाइना में ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर हुआ था, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को आता हुआ दिखाई दिया था, और इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो आपको इंडिया मार्केट की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। और कोई भी टैरिफ लगता है किसी और नेशन के अगेंस्ट में, तो वो इंडिया के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एफआईएस का निवेश इंडिया में आता हुआ दिखाई देगा, और इंडिया और अमेरिका की जो संधि हमने देखी थी लास्ट टाइम भी काफी हमने एफपीआई से बढ़ते हुए देखा था। मुझे लगता है कि अगर इंडिया और यूएस के बीच में पॉजिटिव ट्रेंड है, तो कहीं ना कहीं दूसरे नेशंस की वजह से इंडिया में जो निवेश है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक सवाल सर, बुलियन मार्केट से भी, इक्विटी मार्केट में इस वक्त करेक्शन देखने को मिल रहा है। नए साल की शुरुआत, स्टार्टिंग के ट्रेडिंग सेशन में 2-3 दिन बड़ा अच्छा माहौल था, लेकिन उसके बाद से करेक्शन देख रहा है, और ये करेक्शन लंबे समय से, मतलब थोड़ा सा ब्रीथ था, बट उसके बाद से करेक्शन जारी है। तो ऐसे में जो बुलियन मार्केट है, खास सोने और चांदी की बात करें, तो ये शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म में आप कैसा देख रहे हैं सर? थोड़ा उसके बारे में बताइए कि हमारे दर्शक ये जाने कि भाई किस लेवल पर सोने चांदी आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी कैसा रहेगा इनका भाव का या इनका ट्रेंड? देखिए, जो टैरिफ चल रहा है, टैरिफ वॉर है या अनसर्टेनिटी है, उसमें हम देख रहे हैं कि गोल्ड की सेवेबल डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। और ऐसे में हमने देखा कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, चाहे वो चाइना के हो या फिर एशियन बैंक हो, सभी गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। तो इस साल भी हमें लगता है कि सेंट्रल बैंक्स की डिमांड काफी बड़ा रोल प्ले करेगी, और उसकी वजह से आपको गोल्ड के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हमारा मानना है कि 2025 के एंड तक आपको गोल्ड का भाव अगेन 80 से लेकर 82,000 के बीच देखने को मिल सकता है। और चांदी में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 फिगर दोबारा से चांदी में आती हुई दिखाई देंगे, मींस 1 लाख के ऊपर चांदी जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स है मार्केट को लेके, अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कंसर्न ज्यादा रहेगा, क्योंकि चाइना भी आप देखिए रिवाइव होने की पूरी कोशिश करेगा। तो चाइना भी अगर रिवाइव होगा तो आपको मेटल्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा, और क्योंकि चाइना सबसे बड़ा यूजर है, मेटल्स का कंजम्पशन करता है, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से इंडस्ट्रियल मेटल में भी अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि 2025 में मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, और उसके चलते आपको गोल्ड सिल्वर के अंदर डिमांड की वजह से एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कोई लेवल सर सजेस्ट कर पाए सर सिल्वर और गोल्ड के लिए? देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड में आपको 80 से लेकर 82,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो अगर गोल्ड नीचे डिप भी लेता है करीबन 74,000 75,000 के आसपास तक, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और ऊपर में 80 से लेकर 82,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। चांदी में अगर बात करें तो अगर 84,000 85,000 के आसपास के तक के लेवल आते हैं तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जहां पर आपको 1,03,000 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। ये साल आखिर तक के आपके टारगेट है सर? ये मेरे ईयर एंड तक के टारगेट है सर, कि हमको ईयर एंड तक
ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 82,000 गोल्ड और 1,03,000 के आसपास चांदी। तो फ्यूचर फोकस बजट 2025 के इस कमोडिटी वाले सेगमेंट में हमने जब एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से बात की तो हमें एक क्लियर व्यू मिल रहा था थोड़ा थोड़ा कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर जो बात अनाउंसमेंट हो सकता है, ड्यूटीज़ को लेकर बहुत बड़ा ऐसा कुछ उम्मीद नहीं की जा रही है, और साथ ही साथ इंसेंटिवाइज करने की बात कही है, कुछ कमोडिटी को ऐड करने की बात कही है। सोने और चांदी जो खास करके अगर हम बात करें तो सोने चांदी में आगे भी तेजी इस साल जारी रहने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ जो डॉलर के मुकाबले रुपए में जो गिरावट है वो फिलहाल अभी तो ट्रंप के शपथ जो इवेंट है वहाँ तक अभी फिलहाल इसको सपोर्ट नहीं मिलने वाला, अभी गिरेगा ही। तो ये सारी बातें जो क्रंच है पूरा एकदम समराइज करने की बात है, ये अभी तक निकल गया है। तो अनुज सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे इस खास एपिसोड में जुड़ने के लिए, बजट पर बात करने के लिए सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है उसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। मार्केट में पोजीशन ले अपने रिस्क एडवाइजर से डिस्कस करके पोजीशन ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट के रिस्क को देखकर ही पोजीशन बनाएं। जो भी हमने यहाँ डिस्कस किया ये केवल अवेयरनेस और नॉलेज के लिए है।